हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज को शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन इस विषय को पूरा किया है और मैंने आदिकाल को शुरू कर दिया है। तो जिसने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे रखा है, तो आप वहां जा कर के उनको देख सकते हैं। और साथ ही जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ये आदिकाल है उसकी आज ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलो हम बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली जो वीडियो है पार्ट 1 जो था आदिकाल का, उसमें क्या क्या आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा सा हम उसके विषय में जान लेते हैं। तो आदिकाल आदिकाल के समय के बारे में बताया कि इसका समय जो संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक तय किया गया है। और ये हिंदी साहित्य का जो प्रथम चरण था उसको आदिकाल नाम दिया गया है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। और इस जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इस काल में अपभ्रंश मिश्रित हिंदी जो भाषा थी उसका प्रयोग किया गया था। और हिंदी साहित्य का जो उदय था वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में के अंत के दौरान में हुआ है, इसके बारे में भी हमने जाना था। उसके बाद जो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा का जो प्रयोग आदिकाल में किया गया था उसको अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया था, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में। और आदिकाल के अन्य नाम यानी कि जो आदिकाल है उसको किन आचार्यों ने क्या क्या नाम दिया है इसके विषय में भी हमने जाना था। और आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, आदिकालीन जो साहित्य था उसकी शैलियाँ क्या रही, उसमें कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया, इसके विषय में भी हमने पढ़ा है। और हिंदी भाषा का जो आदि कवि है किस आचार्य ने किस कवि को माना है, जैसे कि जो राम कुमार वर्मा ने उसने स्वयंभू को माना, हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने चंद्रवरदाई को माना। तो इस तरीके से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कवियों को आदि कवि माना है, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर आदिकालीन जो साहित्य है उसके विभाजन के बारे में भी हमने पढ़ा कि इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो इसके बारे में भी हमने इसको पढ़ा कि कौन कौन से इनके भाग हैं, वो हमने जान लिए थे। उसके बाद रासो साहित्य की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है, तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो फिर रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो उसके विषय में भी हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। जिसने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपा करके उन वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद रासो साहित्य के प्रमुख कवि कौन रहे, उनकी रचनाएं क्या क्या रही, तो इनके बारे में भी हमने जाना था। तो आज हम जो है इन इन रचनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली जो हमारी रचना आती है वो आती है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो का जो समय है वो 1192 ईस्वी है। और इस ग्रंथ की जो रचना है वो चंद्र बरदाई जी ने की है। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो तो इनका जो समय है 1192 ईस्वी उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने जो 1192 ईस्वी का जो समय है उन्होंने कहा है कि ये जो समय था वो चंद्र बरदाई के जन्म का काल है, यानी कि 1192 ईस्वी में चंद्र बरदाई जी का जन्म हुआ था। लेकिन जो ये समय निर्धारित किया गया है 1192 ईस्वी, ये पृथ्वीराज रासो के जो ग्रंथ है उसकी रचना का ही समय माना गया है। और ये जो एक महाकाव्य श्रेणी की एक रचना है जिसमें चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जो जयचंद थे उनकी पुत्री संयोगिता के प्रेम विवाह तो मुख्य जो कथा थी उसका वर्णन करने के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सभी का वर्णन भी इस ग्रंथ में उन्होंने किया है। इस ग्रंथ में कुल 16,306 पदों की रचना की गई है, जिसमें चंद्र वरदाई जी ने अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है। और इसमें कुल जो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है,
जिसमें जो 26 छंद है वो प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण यह माना गया है कि जो 26 छंद है वो चंद्रवरदाई का सबसे प्रमुख यानी कि पसंदीदा छंद हम कह सकते हैं, जो कि ये उनका छंद रहा है चंद्रवरदाई का। और जो पृथ्वीराज रासो है इसमें हर प्रकार के रसों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो वीर रस है और श्रृंगार रस है, इन दो रसों की प्रमुखता यानी कि इन दो रसों की प्रधानता, मुख्य रूप से इन दो रसों को हम देख सकते हैं। और जो ये महाकाव्य श्रेणी की ये ग्रंथ है, हर महाकाव्य को ज़्यादातर सर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन जो चंद्रवरदाई थे उन्होंने इस महाकाव्य को सर्गों में विभाजित ना करके समय में विभाजित किया है, और इस महाग्रंथ को उन्होंने 69 समय में विभाजित किया है। कहा जाता है कि ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसको चंद्रवरदाई के जो पुत्र थे जलहन, उन्होंने इसको पूरा किया था। उसके बाद हम ये जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना है, अर्ध प्रमाणिक किसने माना और अप्रमाणिक किसने माना। इस संबंध में विद्वानों के बहुत ही मत रहे हैं। यानी कि कहा जाए कि जो पृथ्वीराज रासो है इसकी प्रमाणिकता के विषय में ये एक विवादित विषय रहा है, एक विवादित ग्रंथ रहा है। जैसे कि इसको अप्रमाणित ग्रंथ मानने वाले हमारे आचार्य कौन कौन थे, तो रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीरानंद ओझा और मुंशी देवी प्रसाद, ये जो आचार्य थे इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। उसके बाद जो हमारे अर्ध प्रमाणिक जो ग्रंथ मानने वाले आचार्य थे वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजीनी विजय, अगर नंद चंद नाहटा और डॉक्टर दशरथ ओझा। इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। और प्रमाणित ग्रंथ मानने वाले जो हमारे आचार्य थे वो थे श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और डॉक्टर दशरथ शर्मा और मथुरा प्रसाद दीक्षित। तो ये जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो सबसे विवादित ग्रंथ है। इसकी प्रमाणिकता को लेकर के बहुत सारे मत रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो हमारा ग्रंथ आता है वो बीसल देव रासो आता है, जिसका जो समय है रचना काल हम कहें कि इसको 1212 ईस्वी में इसकी इस ग्रंथ की रचना हुई थी। और इसके जो रचनाकार थे वो हमारे नरपति नाल्हा थे, जिन्होंने अजमेर के राजा बीसल देव और राजमती के जो विवाह है, उनका वियोग है और पुनः मिलन की जो स्थिति है, जो कथा है दोबारा मिलने की, उन सभी का वर्णन बीसल देव रासो ग्रंथ में किया गया है। सबसे पहले 12 मासा वियोग वर्णन जो है इसी ग्रंथ में किया गया था। तो सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन और श्रृंगारिक काव्य इसको हम कह सकते हैं, यहीं से 12 मासा का वर्णन शुरू हुआ है। ये जो बीसल देव रासो है ये एक खंड काव्य है जिसमें 128 पद हमें देखने को मिलते हैं और इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये जो 4 भाग बीसल देव रासो ग्रंथ के किए गए हैं, इसमें जो प्रथम भाग है उसमें बीसल देव और राजमती के प्रेम विवाह का यानी कि विवाह का वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में जो है जो बीसल देव जी हैं वो राजमती के किसी व्यंग से रूठकर जो उड़ीसा चले जाते हैं 1 वर्ष के लिए, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। जो हम इसका तीसरा भाग देखें तो उसमें रानी जो राजमती है उसके वियोग का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। और जो चौथा भाग होता है उसमें बीसल देव और जो रानी राजमती हैं उनके दोबारा मिलन की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ये जो बीसल देव रासो है इसमें नरपति नाल्हा ने पिंगल शैली का प्रयोग किया है और इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना करते हुए राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशीय जो भाषा है उसका प्रयोग हमें इसमें देखने को मिलता है। जो हमारा तीसरा ग्रंथ आता है वो हमारा परमाल रासो आता है, जिसका जो समय है वो 1300 शताब्दी माना गया है और इसके जो रचनाकार रहे वो हमारे जगनिक हैं। इसमें जो जगनिक हैं उन्होंने क्या है, परमाल देव के 2 वीर थे, उनका नाम क्या था, आला और उदल। उन दोनों की वीरताओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और ये जो परमाल रासों में जो पद लिखे गए हैं वो गै शैली में लिखे गए हैं, यानी कि इनके पदों को गीतों की तरह गा करके गाया जाता है, यानी कि गीतों की तरह इनको गाया जाता है इन पदों को। और ये जो पद हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो राज्य है उसमें ये लोक गीतों के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि लोक गीतों के रूप में परमाल रासों के पदों को गाया जाता है।
और ये जो पद है वो आल्हा खंड नाम से वर्षा ऋतु में गाए जाते। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी थे, उन्होंने परमाल रासों को भी अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। और जो चार्ल्स इलियट थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में परमाल जो रासो है उसको क्या करा था, प्रकाशित करवाया था। उसके बाद जो हमारे अगला जो ग्रंथ आता है वो खुमान रासो आता है, जिसका जो समय है वो 9वीं शताब्दी जो है माना गया है। इसके जो हमारे रचनाकार हुए वो दलपति विजय है, जिसने क्या किया, चित्तौड़ के राजा खुमान और बगदाद के जो खलीफा थे अलमायू, इन दोनों के बीच में जो 24 युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का वर्णन इन्होंने खुमान रासों में किया है। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने 5,000 छंदों का प्रयोग किया है। यानी कि खुमान रासों को अगर हम कहें तो ये 5,000 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ माना जाता है। ये जो खुमान रासो है, इस ग्रंथ की जो लिखित पांडुलिपियां वर्तमान में कहाँ पर, जो पूना संग्रह है उसमें सुरक्षित इसको रखा गया है। उसके बाद हम देखें तो विजयपाल रासो, जो विजयपाल रासो है, इसके जो रचनाकार हुए वो कौन रहे, नल्हा सिंह भाट रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, विजयगढ़ के जो राजा थे विजयपाल, इनकी वीरताओं का वर्णन इसमें किया है। और अपभ्रंश भाषा में लिखित होने के कारण हिंदी साहित्य में इसको स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो रचना है विजयपाल रासो, इसको अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था, जिसके कारण इसको हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। और ये जो रचना है विजयपाल रासो, ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं होती है, यानी कि वर्तमान में हमें प्राप्त नहीं होती है रचना। उसके बाद जो हमारी रचना है वो है कीर्तिलता, यानी कि जो कीर्तिलता जो ग्रंथ है वो है, उसका जो समय है वो क्या माना गया है, तो 14वीं सदी का अंत और 15वीं शताब्दी जो है उसका आरंभ, इसका समय माना गया। इसके जो रचनाकार हैं वो है हमारे विद्यापति। तो विद्यापति ने क्या है, कीर्तिलता जो रचना है उसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया। ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है। इस कवि ने इसे क्या कहा है, कहानी कहा है। किसको, कीर्तिलता जो रचना है उसमें विद्यापति ने इसे कहानी कहा। और इनकी जो भाषा, यानी कि इस ग्रंथ की जो भाषा है वो अवहट है। विद्यापति ने कीर्तिलता की जो रचना है वो अवहट में की है, और इस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में भी जाना जाता है। तक की जो हमने रचनाएं पढ़ी थी वो रासो साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं। तो अब हमारा जो दूसरा भाग है, यानी कि जैसे कि हमने आदिकाल साहित्य को 4 भागों में बांटा था, तो जो रास साहित्य है ये हमारा दूसरा भाग है। तो जो जैन काव्य के नाम से जाना जाता है। तो जैन काव्य यानी कि जैनियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो समाज की जो सामान्य भाषा है, जन भाषा है, लोक भाषा है, उस भाषा में जिस ग्रंथ की रचनाएं की थी वो सभी जो है जैन काव्य के अंतर्गत, यानी कि रास साहित्य के अंतर्गत आती है। तो रास साहित्य की जो विशेषताएं हैं, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो रास साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है। तो जैन कवियों के द्वारा ये जो रास साहित्य है वो लिखा गया है। जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को, यानी कि जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को इसका चरित्र नायक बनाया गया है। उसके बाद जो जैन पुराण है उसको उपजीव्य ग्रंथ माना गया है। रास साहित्य लिखने के लिए जो जैन पुराण है उसको क्या माना गया, उपजीव्य ग्रंथ, मानी कि उसको आधार ग्रंथ माना गया है। आचार शैली की रचनाओं में उपदेशात्मक तथा अन्य शैली की रचनाओं में काव्यात्मकता हमें प्राप्त होती है। रास साहित्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रास साहित्य की जो प्रमुख रचना है वो भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसका समय कितना माना गया है, जिसका समय 1184 माना गया है। और इसके रचनाकार कौन रहे, इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी रहे हैं। मुनि जी ने विजय के अनुसार रास साहित्य की जो सर्वप्रथम रचना कौन सी है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। यानी कि मुनि जी ने विजय ने भारतेश्वर बाहुबली रास को रास साहित्य की सर्वप्रथम रचना माना है। और ये जो रचना है, यानी कि जो ग्रंथ है, ये काव्य खंड है जिसमें 205 पद हमें ये लिखे गए, यानी कि 205 पद हमें प्राप्त होते हैं। इस रचना में राजा भरतेश्वर और बाहुबली जो ये 2 भाई थे, उनकी युद्ध वीरताओं का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। और इस रचना में वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग भी किया गया है।
उसके बाद जो हमारी अगली रचना आती है वो पंच पांडव चरित रचना आती है, जिसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार भी शालिभद्र सूरी है। और ये क्या है, इस रचना को सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना माना जाता है। इस रचना में क्या है, कौरवों और पांडवों की कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद बुद्धि रास आता है, जिसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार भी शालिभद्र सूरी है, यानी कि शालिभद्र सूरी के द्वारा भी इस रचना को रचित माना जाता है। इस रचना का जो संग्रह है वो शालिभद्र सूरी के जो शिष्य थे शिवी, उसने किया था। उसके बाद हमारी जो अगली रचना आती है वो आती है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास, इस रचना का जो समय है वो 1200 ईस्वी माना गया है, और इसके जो रचनाकार रहे वो कवि आसगु रहे। कहा जाता है कि जो रचना है वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इस रचना में राजा दधिवाहन की जो पुत्री है वो चंदन बाला, उसके श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन इस रचना में किया गया है। ये जो चंदन बाला रास है, ये जो ग्रंथ है ये क्या है, लघु काव्य ग्रंथ है, जिसमें करुण रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इसमें 35 छंदों का वर्णन किया गया है, यानी कि जो चंदन बाला रास जो एक लघु हमारा काव्य है, लघु काव्य है, इसमें 35 छंदों का प्रयोग किया गया है इसको लिखने में। और जीव दया रास जो एक रचना है वो भी आसगु कवि की एक दूसरी रचना देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारे अगले इस रास साहित्य के और भी जो रचनाएं हैं और भी लेखक हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं। सूलीभद्र रास रचना के रचनाकार कौन है, जिनी धर्म सूरी। उसके बाद जो हमारी अगला जो ग्रंथ है, यानी कि अगली जो रचना वो रेवंत गिरी रास है, जिसके रचनाकार कौन है, विजय सेन सूरी माने जाते हैं। नेमीनाथ रास, इसके रचनाकार कौन रहे, सुमति गुणी रहे। उपदेश रसायन रास, इसके रचनाकार कौन रहे, जिनी दत्त सूरी रहे। उसके बाद हमें अगला जो ग्रंथ प्राप्त होता है वो कुमारपाल प्रतिबोध है, जिसके रचनाकार कौन है, सोम प्रभु सूरी है। फिर है प्रबंध चिंतामणि, इसके रचनाकार कौन है, आचार्य मेरु तुंग माने जाते हैं। सर्वाकार के जो रचनाकार आचार्य देवसेन, और गौतम स्वामी रास जो एक रचना है उसके उदयवंत या विजयभद्र, ये जो इसके रचनाकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे रास साहित्य के अंतर्गत ये रचनाएं आती हैं। आदिकाल साहित्य को 4 भागों में बांटा था, जिसमें हमने आज की वीडियो में रासो साहित्य को और रास साहित्य को पढ़ लिया है। आगे जो हमारे 2 साहित्य और रहते हैं, जैसे कि हमारा सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, उनको हम आगे की अपने पार्ट में पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आदिकालीन साहित्य में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती है जो इन 4 साहित्यों में उनको शामिल नहीं किया जाता, यानी कि रासो साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य, इन साहित्यों में उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो उन रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र रचनाएं माना जाता है। उन रचनाओं को भी हम आगे की अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के तक के लिए इतना ही। आज की जो ये मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और जो मेरे इस चैनल पर नए आई हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, और उसके ऑल के बटन पर क्लिक करना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। साथ के साथ जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।